दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़े गए और एच फाइल से निकले हाइड्रोजन बम ने आज बिहार चुनाव में मतदान के पहले चरण में अपना असर दिखा दिया। वोट चोरी के खिलाफ बिहार के मतदाताओं और राजनीतिक समाज में जबरदस्त गुस्से की अभिव्यक्ति हुई। राजनीतिक प्रेक्षकों को इस जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखकर कुछ ताज्जुब भी हुआ। उनका विचार था कि 5 तारीख को राहुल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर होगा, लेकिन पहले चरण पे ना होकर उसका असर दूसरे चरण के मतदान पर ज्यादा दिखेगा। लेकिन बम तो बम होता है, वह इंतजार नहीं करता। इसीलिए बिहार में एक तरह के लोकतांत्रिक विद्रोह का नजारा दिखाई पड़ा। जगह जगह बूथों पर भाजपा के नेताओं और उम्मीदवारों को देखते ही आम लोग वोट चोर कुर्सी छोड़कर नारा लगाते देखे गए। भाजपा के कई उम्मीदवारों को प्रतिरोध का इतना सामना करना पड़ा कि उन्हें मौका छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होना पड़ा। महागठबंधन के जनाधार ने प्रतिबद्ध होकर अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का एक भी अवसर नहीं खोया। उसके लिए उनकी तरफ से संगठित प्रयास हो रहा है, यह पहली नजर में स्पष्ट था। बूथों पर तैनात उसके कार्यकर्ता पूरी तरीके से चौकन्ने थे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के जिस गांव का जिक्र किया था, मीडिया वहां पहुंच गया। गांव वालों ने उसके सामने तस्दीक की कि बड़े स्तर पर वहां के वोट काटे गए हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरे बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर काफी वोट चोरी की है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस मामले में सामने आए। उन्होंने भी बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता दिल्ली में भी वोट डालता है और बिहार में भी। ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ता हैं। मशहूर समाज वैज्ञानिक और राजनीतिक एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो जारी करके कुछ सवाल पूछे, जिनका मैं चर्चा के आखिर में जिक्र करूंगा। यह इसलिए जरूरी है कि योगेंद्र जी एसआईआर के खिलाफ सारे देश में चल रहे अभियान की बौद्धिक रीढ़ बन चुके हैं। दोस्तों, राजनीतिक समाज में यह उत्सुकता गर्म रही कि इस बार नीतीश कुमार के कार्यकर्ता और उनका जनाधार क्या रवैया अपनाने वाला है। जानकारों के एक बड़े हिस्से की मान्यता थी कि इस बार नीतीश का कुर्मी जनाधार चिराग पासवान से 2020 का हिसाब साफ करने का फैसला कर सकता है। पिछले चुनाव में चिराग ने खुलकर नीतीश की निंदा की थी, सार्वजनिक निंदा की थी और उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। नीतीश की सीटें कम रह जाने के पीछे उनकी भूमिका स्पष्ट और घोषित थी। इस बार पासवान को नीतीश के वोट चाहिए, जो मिलने मुश्किल दिख रहे हैं। इसी तरह से भाजपा के उम्मीदवारों में भी इस बात का अंदेशा है कि शायद इस बार नीतीश के समर्थकों को भाजपा उम्मीदवारों को नीतीश समर्थकों के वोट भाजपा उम्मीदवारों को शायद ही पहले की तरह मिले। कुर्मी बिरादरी की जगह जगह मीटिंगें हुई हैं। ये नज़ारा ठीक वैसा ही है जैसा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज का था। उनके जनाधार नीतीश के जनाधार की गतिशीलता पर सबकी निगाह टिकी हुई है। दूसरी तरफ सत्ता प्रतिष्ठान पूरी ताकत लगाकर अपने खिलाफ हो रही वोटिंग को रोकने, कम से कम करने, पर्ची और डिजिटल पर्ची लेकर वोट डालने आए मतदाताओं को भी उनके अधिकार से वंचित करने में लगा रहा। एक तरफ लोकतंत्र को बचाने के लिए जद्दोजहद हो रही थी और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने शिकंजे में जकड़ने का कुचक्र जारी था। आज बिहार के घटनाक्रम का एक और आयाम सामने आया। जिन इलाकों में चुनाव प्रचार हो रहा था, वहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए थे। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी को खुली चुनौती दी। वे बोली, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। वहीं उन्होंने मन से चुनाव आयुक्तों का नाम लिया, ज्ञानेश कुमार, एसएस संधू, विवेक जोशी, और कहा, ये चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 3 लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। इनके पद इनको पद और आयोग के पीछे छिपने मत दीजिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के रील वाले बयान को युवाओं के लिए 21वीं सदी का नशा बताते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, रील नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहे जिनमें आम लोग भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को खदेड़ते हुए दिख रहे थे। लोगों के गुस्से से मंत्री स्तर के नेता भी नहीं बच पाए। मैं 2 वीडियो क्लिपों का ब्यौरा जरूर देना चाहूंगा।
एक वीडियो गोरिया कोठी विधानसभा का है, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट देवेश कांत सिंह को जनता वोट चोर के नारे लगाकर भगाते हुए देखी जा सकती है। जाहिर है कि जनता जाग चुकी है, वोट चोरों का खेल खत्म हो चुका है। दूसरा वीडियो लखीसराय विधानसभा सीट से भाग्य आजमा रहे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र का है। सिन्हा पोलिंग बूथ का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान उनके काफिले को जनरोष का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और नारेबाजी की। विजय सिन्हा इस हमले के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते रहे। इसी के साथ साथ राजनीतिक दांवपेच भी जारी रहे। बहुजन समाज पार्टी ने अपने भाजपा समर्थक रवैये का एक बार फिर परिचय दिया। मतदान से पहले ही मायावती के भांजे और उनके उत्तराधिकारी आशीष आनंद ने तरापर निर्वाचन क्षेत्र से कठिन लड़ाई में फंसे सम्राट चौधरी को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस घटना को एक खास निगाह से देखना जरूरी है। बिहार में पासवानों को छोड़कर ज्यादातर दलित मतदाता एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 50% महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इसीलिए मुनासिब समझा होगा कि भाजपा को प्रबंधित कर लिया जाए। भाजपा ने सांप्रदायिक बसपा को प्रबंधित कर लिया जाए, क्षमा कीजिए। भाजपा ने सांप्रदायिक कार्ड खेलना भी जारी रखा। पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। गिरिराज सिंह ने बुरके में कथित फर्जी वोटिंग, शरिया कानून का सवाल उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की। भाजपा एक बार फिर चुनावी आचार संहिता के प्रति बेपरवाह नजर आई। दैनिक जागरण में पूरे पेज का विज्ञापन छपाया गया, जिसमें वोट देने की अपील स्पष्ट रूप से की गई। चुनावी नियमों और परंपराओं का खुला उल्लंघन किया गया। एक्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतदाताओं की शिकायतें दिन भर पोस्ट होती रहीं। उनकी मुख्य शिकायत थी कि डिजिटल पर्ची होने के बावजूद उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जबकि बीएलओ ने ही उन्हें डिजिटल पर्ची भेजी है। एक ऐसी ही पोस्ट में बिहार के दीघा विधानसभा की महिला वोटर ये कहते हुए सुनी जा सकती है, मैं सुबह 6:30 बजे से आई हुई हूँ, लिस्ट में मेरा नाम है, बीएलओ ने हमें डिजिटल पर्ची भेजी थी, लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया। अब मैं बिना वोट दिए वापस जा रही हूँ। मुजफ्फरपुर की साहिब सिंह विधानसभा के बूथ नंबर 147 पर कई वोटर जब अपना वोट डालने गए तो उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि उनका वोट पहले ही पड़ चुका था। किसने डाला उनका वोट पता नहीं, इसका जवाब कौन देगा। दोस्तों, आज की चर्चा का उपसंहार करने से पहले योगेंद्र यादव के संदेश का आगे प्रसार करना वक्त की मांग है। उन्हें एसआईआर के खिलाफ संघर्ष करने वाले योद्धा विद्वान के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। योगेंद्र जी ने अपने संदेश में बताया है कि हरियाणा में व्यवस्थित खेल हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले और फिर लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने के बाद बीजेपी ने पलटकर हरियाणा में बहुत बड़ा खेल किया। याद रखिए, इशारा यह भी है कि 3 लाख वोट विधानसभा चुनाव से ठीक पहले काटे गए। याद यह भी रखिए कि हरियाणा चुनाव के बाद जिसने भी जो डींग हाँकी हो, लेकिन योगेंद्र जी कहते हैं कि मैं बार-बार पूछता हूं, मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए, एक पत्रकार, एक पोस्ट, एक जिसने हरियाणा चुनाव के पहले यह कहा हो कि बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। दाल में कुछ काला था, सबको लग रहा था। अब प्रमाण है देश के सामने। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के पाले में है। जवाब क्या आएगा हम पहले से बता सकते हैं। कांग्रेस क्या कर रही थी? अरे कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? बूथ पे क्या हो रहा था? भाई सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता 15 बूथ, एक कार्यकर्ता बैठे हुए 15 बूथ की चेकिंग नहीं कर सकता। सच्चाई ये है कि जो लिस्ट 15 दिन पहले वेबसाइट पर डाली जाती है, जो लिस्ट 1 महीना पहले कैंडिडेट को दी जाती है और जो लिस्ट पोलिंग बूथ पे आती है, उसमें फ़र्क होता है। सच्चाई यह है कि वोटर लिस्ट को ठीक करना चुनाव आयोग का काम है, और अगर चुनाव आयोग ये काम करने में असमर्थ है, तो दे दे पॉलिटिकल पार्टियों को ये काम करने को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी लिस्ट तो दे, जो जाँच कर सकते हैं कि बिहार में एग्ज़ैक्टली यही खेल दोबारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम प्रूफ़ देख चुके हैं कि लाखों डुप्लीकेट वोट हैं। हालाँकि उनकी फ़ोटो हमें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वो डुप्लीकेट हैं। कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए नाम हैं, वोटर का नाम ब्लैंक है, उस सूची में जिसके आधार पर वोटिंग होने जा रही है बिहार में। कब जागेगा चुनाव आयोग? और अगर चुनाव आयोग नहीं जागेगा, तो आप और मैं कब जागेंगे? दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आकि आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब मैं दूँगा। इसके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा।
आज बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे अपील करूँगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएँ, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।